हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और मैं मुकेश कुचेरिया आज जो है सोइल क्वालिटी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। इतने दिन जो है अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, लेकिन आज से जो है सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी प्रॉब्लमेटिक सोइल्स वाली। ठीक है, उसके अंदर अपने पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो है अपने जो फर्स्ट टॉपिक है सोइल क्वालिटी उस पर जो है अपने बात करेंगे। ठीक है, उसको पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसी के अंदर मैं इसके अंदर सोइल हेल्थ कार्ड है उसी को एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि सोइल क्वालिटी इसके अंदर जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। बुक के अंदर बहुत ज्यादा लेंथी भी दिया हुआ है और बहुत बड़ा टॉपिक भी दिया हुआ है, लेकिन अपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, इतने दिन जो है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की क्लासेस मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे ये तो पता था कि सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है अभी स्टूडेंट्स का, लेकिन जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप ये जो है समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कंपटीशन लेवल से मैंने क्लासेस ले रखी थी, वहां पर भी इसके लगभग टॉपिक कवर हो रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी बोला कि सर एक बार आप सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर कर दीजिए। तो एक बार अपने जो है सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर को जो है अपने कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर को एक बार बीच में स्टॉप कर दिया है, उसके लगभग अपने 12 टॉपिक कर लिए थे और 12 रहते हैं, मतलब 50% सिलेबस अपना उसके अंदर कवर हो चुका था। 50% रहता है वो, इसको लगभग 10 टॉपिक है तो लगभग 15 दिन लगेंगे, क्योंकि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 2 दिन भी अपने को लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता के चल रहा हूँ कि लगभग 15 दिन के अंदर अपने जो है इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना तो बनता है। ठीक है ना, आपको ये देखो, कोई भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे वहां पर आपको ये कोर्स लगभग 5 से 6 हजार रुपये का मिलेगा। ठीक है, किसी भी कोचिंग से करो या आपको कोई सीनियर पढ़ाएगा या कोई भी, वो आपसे 5-6 हजार रुपये अफोर्ड तो करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कंटेंट सारा का सारा बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे सुबह 7 बजे आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और लगभग साल के आपके जो है 2-3 हजार क्वेश्चन जो है आराम से बिल्कुल फ्री के अंदर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपने सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जो आपके सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लगती है प्रॉब्लमेटिक सोइल्स, उसके अंदर लगभग 10 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है सोइल क्वालिटी पे, जिसके अंदर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, सूचक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सोइल क्वालिटी, जो मृदा गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़े। एक चीज और बता देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स आज इस क्लास को ले रहे हैं, अपनी क्लास जो है वो बाईलैंग्वेज रहती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद इसमें सोइल हेल्थ कार्ड है। सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, हेल्थ कार्ड क्या है, कब लागू हुआ था, इसके उद्देश्य क्या है, जो जो मतलब आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है वो सारा अपने कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड प्रॉब्लम सोइल इन डिफरेंट एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, हालांकि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपका सिलेबस लिखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, वेस्ट लैंड वाला है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुकेश सर के होते हुए आपको प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अपने भी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। थर्ड आता है सेलाइन एंड सोडिक सोइल, जिसके अंदर अपने लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एसिड और एसिड सल्फेट सोइल के बारे में डिस्कस है। फिर फिफ्थ नंबर टॉपिक है आपका हाईली एंड लो परमिएबल सोइल। सिक्स टॉपिक है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके बारे में अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर सेवंथ टॉपिक है बायो रेमिडिएशन और एट्थ टॉपिक है आपका लैंड कैपेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाइन्थ टॉपिक आता है आपका इरिगेशन वाटर से, जिसके अंदर क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, और क्वालिटी के बारे में। टेंथ टॉपिक जो आपका मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सैलाइन वाटर फॉर इरिगेशन। एक चीज मान के चलना, आपका एक क्वेश्चन जो है इस बार छप चुका है, कौन सा, ये लास्ट जो टेंथ टॉपिक है वो लगभग आपका एक क्वेश्चन पूरा बनता है, जो आपके शायद 8 नंबर के आने लग गया अब, है ना। तो उसके अंदर जो आपका ये पूरा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से लगभग जो है टॉपिक मैं सारे करवा दूंगा। इस टॉपिक जो है सेवंथ टॉपिक, इसके अंदर तो प्लांट्स के नाम याद करने होते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो 19% में नहीं करवाऊंगा, बाकी हो सकता है
आप सभी लोगों का प्यार अच्छे तरीके से बना रहा तो अपने इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने सोइल क्वालिटी टॉपिक को करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है इस टॉपिक के अंदर सोइल क्वालिटी। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम ही सोइल क्वालिटी है। सोइल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, मृदा गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी मैं हिंदी में डेफिनेशन बता दूंगा, उसके बाद में जो है अपने इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। तो सोइल क्वालिटी या मृदा गुणवत्ता जो है, और इसके अंदर सोइल हेल्थ, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। ठीक है, सोइल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सोइल क्वालिटी, मृदा गुणवत्ता। अब देखो, गुणवत्ता से अपने मतलब देसी भाषा के अंदर भी समझेंगे और मिक्स चलेंगे अपने, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आए हो तो आपको अपनी आम भाषा तो आती है ना, बागड़ी भी आती होगी। देखो, सोइल क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब क्या है, अपने इसको एक बार भूल जाते हैं, अपने अंदर ही देखते हैं भी मेरे अंदर क्वालिटी क्या है कि मैं सोइल साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, कोई स्टूडेंट स्मार्ट है तो उसकी क्वालिटी है, किसी का वाइट सफेद रंग है तो वो भी इसका क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, किसी को सिंगिंग अच्छी आती है तो उसके अंदर क्वालिटी है कि इसको अच्छा आता है, किसी का इलेक्ट्रिक वर्क अच्छा है तो उसके अंदर क्वालिटी है, कोई प्लम्बरिंग का काम अच्छे तरीके से करता है तो उसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, तो वो सभी की अलग अलग क्वालिटी होती है। वैसे ही सोइल की क्वालिटी होती है कि ये जो है प्रोडक्शन कितना अच्छा देगी। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो सोइल क्वालिटी जो है उसके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, मृदा गुणवत्ता के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो सोइल क्वालिटी क्या है क्या, तो इसकी पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद में अपने हिंदी में बात करेंगे। तो सोइल क्वालिटी soil quality is the capacity of specific soil quality is the capacity of specific kind of soil to function of sustain plant and animal productivity। ठीक है, टू सस्टेन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी, मेंटेन एंड maintain and enhance water and air quality, support human health and habitation। ठीक है, ये होती है सोइल क्वालिटी की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, सोइल क्वालिटी इज द कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोइल टू फंक्शन ऑफ सस्टेन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी। मतलब जो प्लांट और एनिमल की प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देना, सस्टेन मतलब बनाए रखना उसको। ठीक है, मेंटेन एंड इनहेंस वाटर एंड एयर क्वालिटी। ठीक है, तो जो वाटर और एयर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना या इनहेंस यानी बढ़ा देना। ठीक है, सपोर्ट ह्यूमन हेल्थ एंड हैबिटेशन। ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ होती है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है, और हैबिटेशन यानी उसका आवास जो होता है उसको बनाए रखना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले परिभाषा क्या लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना, मृदा गुणवत्ता। ठीक है, सोइल कैपेसिटी, इसी से देखते जाओ, समझते जाओ। सोइल क्वालिटी इज द कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोइल। मृदा मतलब अपने हिंदी में क्या लिख सकते हैं, मृदा गुणवत्ता मृदा की कार्य करने की वह क्षमता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, मृदा गुणवत्ता मृदा के कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें प्राकृतिक और पारिस्थितिकी, ठीक है, प्राकृतिक और प्रतिबंध पारिस्थितिक, ठीक है, प्राकृतिक और प्रतिबंधित पारिस्थितिक
तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पादप और जानवर, ठीक है, पादप और एनिमल का मतलब हो गया जानवर, ठीक है, पादप और जानवर की उत्पादकता को या पशु उत्पादन को, ठीक है, जानवर मतलब को पशु उत्पादन लिख लो, पादप और पशु उत्पादन की उत्पादन को बनाए रखना, ठीक है, और जल व वायु संचार को बनाए रखने व बढ़ाने, और जो आपका ह्यूमन हेल्थ होती है, मानव स्वास्थ्य और आवास को बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मृदा गुणवत्ता की परिभाषा क्या होती है। मृदा गुणवत्ता मृदा के कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें प्राकृतिक और प्रतिबंधित पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पादप और पशु उत्पादन को बनाए रखने, ठीक है, और जो आपका जल और वायु संचार है उसको बढ़ाने व बनाए रखने, और पशु जो मानव स्वास्थ्य और आवास है उसको बनाए रखने का कार्य करती है। ये होगी आपकी मृदा गुणवत्ता की परिभाषा, सोइल क्वालिटी की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। क्वालिटी का मतलब मैंने बता दिया था क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी को क्या कर रही है, बनाए रख रही है, मतलब सस्टेन कर रही है, ठीक है। सोइल की जो सोइल के अंदर जो वाटर है, ठीक है, और एयर जो क्वालिटी है उसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है या बनाए रख रही है, और जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो ये होगी सोइल क्वालिटी की परिभाषा। इसके बाद में सोइल हेल्थ की डेफिनेशन भी देख लो, आपके एक नंबर के अंदर डेफिनेशन आती है ना। बात करेंगे सोइल हेल्थ के बारे में, ठीक है, सोइल हेल्थ मृदा स्वास्थ्य। अब देखो, जो अपनों ने सोइल क्वालिटी पढ़ा था, तो सोइल क्वालिटी क्या थी, एक कैपेसिटी थी सोइल की, क्या थी, एक कैपेसिटी थी, जबकि सोइल हेल्थ क्या थी, एक क्या है, एक कंडीशन है, ठीक है। सोइल क्वालिटी एक कैपेसिटी थी, जबकि सोइल हेल्थ क्या है, मृदा स्वास्थ्य क्या, एक कंडीशन है, एक अवस्था है, क्या है, एक अवस्था है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मृदा स्वास्थ्य एक अवस्था है जो पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को विस्तार से पर्यावरण के अनुकूल बनाती है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य क्या है, एक अवस्था है जो पारिस्थितिक तंत्र, जो इकोसिस्टम होता है, उसके वर्ग को, उसके कार्य को विस्तार से क्या करती है, पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। इंग्लिश मीडियम वाले इसकी सोइल हेल्थ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन विच मेक्स टू वर्क ऑफ इकोसिस्टम एप्रोप्रिएट, ठीक है। सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन which makes work of ecosystem appropriate for its own, ठीक है, for its environmental by its expense, ठीक है, by its expense, ठीक है, मतलब विस्तार से जो है किसके अनुरूप बनाती है भाई, एनवायरनमेंट के रूप में, एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाती है, एनवायरन, ठीक है, एनवायरनमेंट के। अच्छे तरीके से समझ आ गया सोइल हेल्थ की डेफिनेशन। सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन, सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन विच मेक्स टू वर्क ऑफ इकोसिस्टम एप्रोप्रिएट्स इट्स बाय वर्क ऑफ इको, सॉरी कंफ्यूज हो रही है, एक मिनट। सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन, सोइल हेल्थ इज ए कंडीशन विच मेक्स वर्क ऑफ इकोसिस्टम एप्रोप्रिएट इट्स एनवायरमेंटल बाय इट्स एक्सपेंस, ठीक है, बाय इट्स एक्सपेंस। तो ये होगी सोइल हेल्थ की डेफिनेशन। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल हेल्थ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल या सोइल हेल्थ, या अपने लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल, या हेल्थी सोइल, या गुड सोइल, ठीक है, मतलब अच्छी मृदा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया भाई, विशेषताएं, ठीक है। तो और मैं कहता हूँ क्या, जैसे मेरे को कन्फ्यूजन हो है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। सोइल हेल्थ और सोइल क्वालिटी की डेफिनेशन बड़ी बड़ी है, तो उस चक्कर के अंदर इसमें कन्फ्यूज होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मेरे को भी हुए तो आपको भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल या हेल्थी सोइल या गुड सोइल, या मृदा की अच्छी मृदा की विशेषता के बारे में बात करें, तो पहली तो विशेषता अपने क्या देखेंगे भी मृदा के अंदर, कि एक तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुड प्रोडक्शन होना चाहिए, गुड प्रोडक्शन,
मतलब उसके अंदर उसकी उत्पादकता जो है वो कितनी कैसी होनी चाहिए, अच्छी उत्पादकता होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड इसके अंदर लिखेंगे गुड ड्रेनेज, ड्रेनेज। ठीक है, मतलब उसके अंदर जल निकास है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक अच्छी मृदा के गुण क्या होते हैं, उसके अंदर उत्पादन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जल निकास है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड ड्रेनेज। थर्ड लिख सकते हैं सफिशिएंट, सफिशिएंट बट नॉट एक्सेस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छे तरीके से बताऊंगा। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त। भी जो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया पोषक तत्व, भी पोषक तत्व वो क्या होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, बट नॉट एक्सेस सप्लाई, मतलब उनकी अधिक मात्रा के अंदर जो है पर्याप्तता नहीं होनी चाहिए। यदि आप अधिक मात्रा में दोगे तो वो भी पता है कि टॉक्सिसिटी से बहुत डिजीज होने लग जाती है, जैसे नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी से होती है, बोरोन की टॉक्सिसिटी से होने लग जाती है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, जैसे पैडी के अंदर भी एक अकोची डिजीज होती है, H2S की टॉक्सिसिटी से हो जाती है। तो याद रखना है कि एक अच्छी मृदा वह होती है जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर यानी पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषक तत्व हो। ठीक है, जो पौधे हैं उसको अधिक मात्रा के अंदर जो है पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करें फोर्थ गुण अपने क्या बता सकते हैं कि उसके अंदर ड्रेनेज वाला पॉइंट आ गया, और उसके अंदर लिख सकते हैं नो पैथोजेंस, नो पैथोजेंस ऑफ प्लांट एंड नो इंसेक्ट। ठीक है, मतलब उसके अंदर पैथोजेंस का मतलब हो गया रोगजनक, और इंसेक्ट मतलब कीट। भी उसके मृदा के अंदर कोई भी पैथोजन नहीं होना चाहिए और कोई भी कीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपने इसके अंदर लिख सकते हैं भाई, गुड प्रोडक्शन आ गया, गुड ड्रेनेज आ गया, सफिशिएंट बट नॉट एक्सेस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट आ गया, नो पैथोजन ऑफ प्लांट एंड नो इंसेक्ट। ठीक है, इसके बाद में लिख सकते हो उसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होने चाहिए, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसके अंदर अधिक मात्रा में होने चाहिए, लार्ज अमाउंट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे, लार्ज अमाउंट या लार्ज पॉपुलेशन, तो मतलब लिखो लार्ज अमाउंट ही लिख लो, लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होने चाहिए, अधिक मात्रा में होने चाहिए, लार्ज अमाउंट के अंदर होने चाहिए। तो ये एक अच्छी मृदा के 5 गुण हो गए आपके। यदि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एक अच्छी मृदा के गुण बताइए, तो आप ये 5 पॉइंट उसके अंदर लिख के आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से तरीके से, इसके अलावा भी आप 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से बनाकर इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इजी सा पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छी मृदा के कोई भी 5 गुण पूछ सकता है, कोई 4 गुण पूछ सकता है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल, गुड सोयल या हेल्थी सोयल आपको 5 मैंने बता दिए। इसके अलावा अपने ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि उसके अंदर डेप्थ जो है सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए, पर्याप्त गहराई होनी चाहिए। ठीक है, यदि ज़्यादा गहराई के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पोर स्पेस कम हो जाता है, और पोर स्पेस कम हो गया मतलब वहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, एक अपने पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, लो वीड प्रेशर। ठीक है, लो वीड प्रेशर। ठीक है, इसको भागड़े में समझाऊं क्या, लो वीड प्रेशर। अब कि आजकल जो रील्स चलती है ना, कहीं ऐसा करने मतलब यहाँ कि सर ने तो बोला था भी जो है मरता है उस पर दबाव कम डालना है, तो कहीं आप ले भाई 100 ग्राम रख दिए, ले भाई खरपतवार 200 ग्राम रख दिए, ऐसा नहीं है। लो वीड प्रेशर को मतलब क्या होगो कि आप खरपतवार है बे बटे बांग जी की मात्रा है कम कम राखनी है। ठीक है, मतलब प्रेशर मतलब वो कोई भी आप 2 किलो घेर दिया, 5 किलो घेर दिया, मतलब बट्टा जो अपनो खेत है बिंग अंदर जो खरपतवार हो नहीं बे कम होना चाहिए। ठीक है, तो भाई एक अच्छी मृदा भाई जटे कम खरपतवार होवे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, लो वीड प्रेशर। तो ये हो गया आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल। इसके बाद में देखो अपनों ने सोइल क्वालिटी के बारे में अच्छे पढ़ लिया। अब देखो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे।
ठीक है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल इंडिकेटर्स की। बिल्कुल 2-2 पॉइंट लिखने हैं इनके अंदर, अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगा। जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर की पहले तो बात करो, इंडिकेटर होता क्या है, सूचकांक। ठीक है, तो सॉइल क्वालिटी से रिलेटेड इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले यदि अपने फिजिकल दे रखा है तो फिजिकल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। भौतिक सूचकांक, अब मृदा के अंदर भौतिक सूचकांक क्या हो सकते हैं भाई साहब, एक टेक्सचर हो सकता है, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में पोरोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके मृदा के भौतिक सूचकांक है, वहाँ का टेक्सचर अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी मृदा की क्वालिटी अच्छी होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लो कोई मृदा है, ठीक है, वहाँ पर अपने टेक्सचर देखिए कि वहाँ पर सैंडी टेक्सचर है, और एक अपने पास दूसरे खेत में मृदा वहाँ पर कौन सा है, क्ले टेक्सचर है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होएगा, क्ले वाले के अंदर होएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इंडिकेट करता है अपने को टेक्सचर भी कौन सी सॉइल बेस्ट है, कौन सी सॉइल बेस्ट नहीं है। लोमी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रम्बी स्ट्रक्चर है किसी सॉइल के अंदर तो वो बेस्ट होती है। तो इंडिकेटर्स का मतलब है कि कौन कौन सी सूचकांक है, तो टेक्सचर हो जाएगा फिजिकल के अंदर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी। यदि उस सॉइल के अंदर पोरोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़िया बनी रहेगी। ठीक है, तो वो एक अच्छी मृदा मानी जाएगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं केमिकल की। केमिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, केमिकल इंडिकेटर हो सकता है आपका पीएच। ठीक है, मान लो अपने बोलते हैं कि एक अच्छी मृदा है, या अपने बोलते हैं कि एक अच्छे उत्पादन के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए भाई, 6.5 से 7.5 पीएच। ठीक है, यदि 6.5 से पीएच से कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो अपने मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, तो वो भी क्या एक अच्छी मृदा नहीं मानी जाएगी। अधिक क्षारीय या अधिक लवणीय मृदा भी एक अच्छी मृदा नहीं मानी जाती है। तो केमिकल इंडिकेटर्स में अपने पीएच को बता सकते हैं कि पीएच भी एक इंडिकेट करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है, मृदा की गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे मिनरल की बात करें, खनिज की बात करें, खनिज। अब मान लो कोई ऐसी मृदा है जिसके अंदर क्या है भाई साहब, मोंटमोरिलोनाइट है, और एक मृदा ऐसी है जिसके अंदर केओलिनाइट है। एक मृदा ऐसी है जिसमें केओलिनाइट है, और एक मृदा ऐसी है जिसमें मोंटमोरिलोनाइट है। तो अब आप मेरे को बताओ कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसके अंदर मिलेगा, तो जहाँ पर मोंटमोरिलोनाइट है वहाँ पर जो है, मोंटमोरिलोनाइट है वहाँ पर जो है अपने को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, केओलिनाइट वाले के अंदर कम, क्योंकि मोंटमोरिलोनाइट की CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, केओलिनाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद रखना है। केमिकल इंडिकेटर्स में आप दो याद रख लेना, पीएच और मिनरल, जो अपने को किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि कौन सा मिनरल है और पीएच कितनी है और कौन सी गुड क्वालिटी की पीएच है। ठीक है, ठीक है, उसकी पीएच जो है वो गुड क्वालिटी सॉइल के अंदर आती है या नहीं। थर्ड आता है आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बस इतना इतना से पढ़ना था इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है कि क्या कहना चाहता है ये चैप्टर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, भी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है तो वो मृदा अच्छी होगी या खराब होगी। जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, तो वो मृदा तो भाई साहब अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपने बोल दिया कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके अंदर क्या होएगा, CEC उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनेगी, ह्यूमस, और ह्यूमस बनते मतलब उसकी CEC क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपने ऑर्गेनिक मैटर हो गया। फिर देखो रेस्पिरेशन की बात आती है, श्वसन की। ठीक है, श्वसन जो है अच्छा चलता रहेगा, मतलब उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो मतलब वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है उसको अपने गुड क्वालिटी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो अपने रेस्पिरेशन भी इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, बायो इंडिकेटर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, और एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है। तो सर आप मेरे को बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होएगा, तो इस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होएगा, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाशीलता ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, यदि आप पल्सेस क्रॉप ले रहे हो तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, वहाँ पर अपने को यूरिया फर्टिलाइजर जो होता है वो बहुत कम देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो गए।
इसके बाद में आता है मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सोइल क्वालिटी, मृदा गुणवत्ता उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि मेरी फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस वाली क्लासेस ले रखी हैं तो उसके अंदर सोइल फिजिक्स के अंदर मैंने आपको एक के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग लिखाए थे और मैंने बोला था कि हर किसी के अंदर आप वही पॉइंट लिख सकते हो। तो वही बात यहाँ पर है, वही पॉइंट आपको याद हैं तो आप उनके अंदर इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला ले लेते हैं अपने ऑर्गेनिमेट्री लेते हैं। चलो, सोइल क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करेगा, यदि अभी जैसे बात बताई सारी की सारी वही चीज़ें हैं, बस अपने को पूछ रहा क्या है उसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है तो अपने इंडिकेट से चीज़ रिलेट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग से लिख रहा है तो फैक्टर अफेक्टिंग से लिख। अब मान लो कोई सोइल है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे इफेक्ट करेगा। अब देखो, जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो वहाँ पर पोरोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, वहाँ की CEC भी बढ़ेगी, वहाँ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पर डिकम्पोजिशन होने से ह्यूमस बनती है और ह्यूमस बनने से वहाँ की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी इफेक्ट कर रहा है कि यदि कम होएगा तो प्रोडक्शन कम, और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रोडक्शन भी हाई होता है। सेकेंड अपने कंटेंट देखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो, किसी सोइल की यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या होएगा, मॉइस्चर ज़्यादा होएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होएगा सर, मॉइस्चर ज़्यादा होएगा। और यदि मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मॉइस्चर है तो वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होएगा। और यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, जैसे सैंडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो वहाँ पर जैसे अपने पानी डालते हैं सारा का सारा पानी जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो वो भी अपने को अच्छे तरीके इनफिल्ट्रेट हो जाता है। तो वो भी अपने को याद रखना है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो अपने को वहाँ से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, मृदा की गुणवत्ता भी उससे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे क्ले सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, थर्ड पॉइंट अपने ले सकते हैं बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी, जहाँ पर बल्क डेंसिटी कम होती है वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपने बोलेंगे कि यदि बल्क डेंसिटी कम है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है होएगा और उस मृदा की गुणवत्ता भी अच्छी होएगी। और जहाँ पर बल्क डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर जो मृदा की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके बाद में अपने फोर्थ पॉइंट की बात करिए, फोर्थ पॉइंट कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो फोर्थ पॉइंट अपने लिख सकते हैं पोरोसिटी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो, पोरोसिटी का रिलेशन क्या है कि यदि पोर स्पेस ज़्यादा होएगा, नंबर ऑफ पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होएगी, जो एयरेशन है वो भी अच्छा होएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन CO2 वगैरह भी अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो पोरोसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पोरोसिटी भी क्या है, सोइल क्वालिटी को इफेक्ट कर रही है कि जिस मृदा की, ठीक है, जिस मृदा की सरंध्रता ज़्यादा होती है वहाँ की वह मृदा जो है अच्छे गुण वाली मृदा कहलाती है। ठीक है, उस मृदा की गुणवत्ता जो है वो अधिक होती है। इसके बाद में अपने बात करें फिफ्थ पॉइंट पर, डेप्थ की। अभी मैंने डेप्थ पॉइंट समझाया था कि जैसे जैसे डेप्थ में चले जाएंगे तो पोरोसिटी क्या होती जाएगी, पोरोसिटी घटती जाएगी, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी घटता जाएगा। मतलब वहाँ पर क्या है, सोइल की क्वालिटी डाउन होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जहाँ पर, और यदि हाई डेप्थ होएगी तो वहाँ पर सोइल क्वालिटी क्या होएगी, बढ़िया होएगी। ठीक है, तो अधिक गहराई, डेप्थ का मतलब होगा गहराई, अधिक गहराई पर जाएगी तो मृदा की गुणवत्ता कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है सिक्स्थ पॉइंट। अब देखो, यदि आपने पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप थ्योरी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो वो थ्योरी वाली परिभाषा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप BSc के अंदर आ गए हो, इतना तो आप काबिल हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में इतना काबिल ज़रूर बनिएगा कि एक दिन आपका स्कूल आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए। ठीक है, वो खुशी अलग ही होती है जिस टाइम अपने किसी के फंक्शन के अंदर या किसी स्कूल के अंदर अपने चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ की खुशी अलग ही होती है, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो। ठीक है, तो वो जो खुशी मिलती है ना वो किसी के बराबरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इतना काबिल ज़रूर बनना ज़िंदगी के अंदर कि आप अपने स्कूल के अंदर चीफ गेस्ट बनकर जाएँ। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट अपने लिख सकते हैं सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन मतलब वहाँ पर यदि साल्ट की सेलाइन मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर सेलाइन सोइल ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी क्या होगी सर, डाउन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर सेलेनाइजेशन कम होता है वहाँ पर क्वालिटी जो है बढ़ जाती है।
ठीक है। इस प्रकार से आप सोडिफिकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 6-7 पॉइंट मैंने बता दिए हैं जो आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल क्वालिटी हो गया कि मृदा गुणवत्ता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। कोई भी आपका डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर कमेंट कर सकते हैं आप। और एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ जाकर भी आप अपना पूरा डाउट जो है वो बता सकते हैं। हालांकि मैंने एक सेशन भी लिया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, तो आप जो है एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर जाकर हमें अपना सारा बायोडाटा सेंड कीजिए, हम आपको कंपनी बताएंगे। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपने डाटा भेजना है और कौन सी कंपनी के अंदर कितना स्कोप है। इसके बाद में आता है सोइल हेल्थ कार्ड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। तो अपने इसको स्टार्ट कर रहे हैं सोइल हेल्थ कार्ड को। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरी भी कुछ तबीयत खराब हो रखी है, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन वगैरह के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है, इतना तो चलता है। सोइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड, तो सबसे पहले सोइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो कब लागू हुई, ये सबसे पहले आपके 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड जो है वो 19 फरवरी 2015 को लागू हुई थी, ठीक है। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम 19 फरवरी 2015 के अंदर लागू हुई थी। कहाँ पर लागू की गई थी ये की गई थी सूरतगढ़ के अंदर। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने है लागू की थी इस योजना को, ठीक है। तो सोइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को लागू की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरतगढ़ के अंदर जो है इस जो योजना है इसको, या जो ये स्कीम है इसको लॉन्च किया था सोइल हेल्थ कार्ड को। अब देखो, अब अपने लिखने वाला काम हो गया ख़त्म, अब समझना है सिर्फ थ्योरी इसकी, क्योंकि इसके अंदर आपको पूछा हुआ है कि सोइल हेल्थ कार्ड क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और किसानों को इसका क्या लाभ होगा। तो मैं आपको अच्छे से पूरी इसकी परिभाषा बता देता हूँ। और पहले तो आप ये डायग्राम देखिए सोइल हेल्थ कार्ड का, ये होता है सोइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। हालांकि आपको शायद क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, मेरे पास पड़ा भी था एक सोइल हेल्थ कार्ड, वो अभी मेरे को मिला नहीं, वरना मैं आपको दिखा भी देता कि इस प्रकार का कार्ड होता है, इस तरह इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे तो खाली है तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए सोइल हेल्थ कार्ड की बात करें, पहले मैंने डाटा बता ही दिया कब स्टार्ट हुई। तो देखिए सोइल हेल्थ कार्ड क्या है, एक अपने को कार्ड देते हैं जिसके अंदर किसान के बारे में डाटा लिखा होता है कि ये किसान है, ये इसका चक है और ये जो है इसका इतना एरिया जो है इसके अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। सोइल सैंपल कैसे लेते हैं वो आपको पता ही होगा, ठीक है। वी शेप का गड्ढा बनाते हैं, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की लेयर को लेते हैं, ठीक है, और खेत के 4-5 हिस्सों से लेकर उसको एक्स शेप के अंदर कट मार कर वो अपने करते हैं, तो वो आपको पता होगा सैंपल कैसे लेते हैं। तो उस सैंपल को क्या है किसानों से लेकर लैब के अंदर ले जाया जाता है। लैब के अंदर 5 रुपये फीस लगती है, 5 रुपये की वो आपको रसीद देते हैं। और जो आपका सोइल होती है उस पर आपको चेक नंबर भी लिखना होता है, आपका खुद का नाम भी लिखना होता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड होता है उस पर भी आपका चेक नंबर लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका गांव का नाम लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद में जो है एक आपको कार्ड दिया जाता है जो कि 3 साल के लिए जो है एलिजिबल होता है, भी आप 3 साल जो है उसके ऊपर काम कर सकते हो। और 3 साल के बाद आपको नया कार्ड दिया जाता है, आपको नया कार्ड बनवाना होता है। तो उस कार्ड पे क्या होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं जिससे किसान क्या करता है उसके हिसाब से अपना फसल उत्पादन है उसको बढ़ा सकता है। उसको पता लग जाता है कि मेरी सोइल के अंदर जो मेरी मिट्टी है या मेरा खेत है उसके अंदर ये फसल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, तो वो उस फसल को लगाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि इसके सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में। इसके बाद में इसके उद्देश्य की बात करें तो सोइल हेल्थ कार्ड का पहला उद्देश्य ये था कि किसानों की मृदा का अध्ययन करके जो फार्मर्स हैं उनकी सोइल की स्टडी करके उनको एक जो कार्ड दिया गया, ठीक है, इनको एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिससे वो अपनी मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से जो है एक फसल का उत्पादन ले सकते हैं। सेकंड उद्देश्य इसका लिख सकते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोइल हेल्थ कार्ड का या मृदा स्वास्थ्य जो आपका स्वास्थ्य कार्ड है इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि किसान अपनी जो मिट्टी है उस पर क्या है अधिक उत्पादन देने वाली फसल को लगा सकता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर डाटा याद रखना होता है आपको, तो इसका डाटा याद रख लेना। 2015 में स्टार्ट हुई थी,
तो पहला जो चरण था वो था 2015 से 17 के बीच में, और दूसरा चरण था 2017 से 2019 में। तो इसका डाटा याद रख लेना, 2015 से 2017 के बीच में 10,74,000 जो है कार्ड वितरित किए गए, सॉरी 10.74 करोड़ है, ठीक है। तो 10.74 करोड़ कार्ड जो है वितरित किए गए थे, और 2017 से लेकर 2019 के अंदर किए गए थे 11.69 करोड़ जो कार्ड है वो वितरित किए गए थे, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए सोयल हेल्थ कार्ड पे होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस पर 12 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। 12 चीज़ें अपने को बताई हुई होती है, और उसके बाद में नीचे क्रॉप्स भी लिखी होती है कि आपकी इस सीज़न के अंदर आप ये क्रॉप लीजिए, अगले सीज़न में आप ये क्रॉप लीजिए। तो वो 12 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो और एक तो होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक लिखा होता है कि आपकी सोइल के अंदर इतना ऑर्गेनिक है, कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी उसके अंदर लिखी होती है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, ठीक है। उसके बाद में जो है ऑर्गेनोमेट्री आ गया, ईसी आ गई, और न्यूट्रिएंट होते हैं उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। और इसके अंदर होता है सल्फर, इसके बाद में बोरॉन, फेरस और जिंक, कॉपर, ठीक है। ये देखो कितने हो गए पैरामीटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनोमेटर ईसी, नाइट्रोजन एनपीके हो गया, सल्फर आ गया, बोरॉन आ गया, फेरस, जिंक, कॉपर, लगभग 10 याद है। एक दो पैरामीटर्स मेरे को याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा वो, ठीक है। तो लगभग ये 12 होते हैं पैरामीटर्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि आपकी सोइल के अंदर मान लो 0.25% क्या है आपके ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पे लिखा होता है 0.25। ईसी कितनी है, नाइट्रोजन कितने % है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, और आपको जो है अगली बार जो फसल ले रहे हो उसके अंदर कौन सा उर्वरक देना है। मान लो किसी सोइल के अंदर मान लो नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको नाइट्रोजन उर्वरक देने की क्या ज़रूरत है, जहाँ फास्फोरस ज़्यादा है वहाँ पर फास्फोरस उर्वरक देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि ये 12 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसका डाटा दिया होता है, और उससे अपने जो है अपने उर्वरक का पता लगा सकते हैं, फसल उत्पादन का पता लगा सकते हैं, और कौन सी फसल कितना उत्पादन दे सकती है ये भी पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर सोइल क्वालिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, ताकि ये अपना एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके, ताकि हर एक स्टूडेंट जो अपना फीस नहीं दे पाता है वो स्टूडेंट जो है उसको फ्री के अंदर कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को जोड़िएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।